Okay, so welcome back to the class again. All well and good? Perfectly fine. कोई दिक्कत किसी को? Any kind of issues from the previous lectures? कोई भी दिक्कत है ना? तबीयत सबका सब तगड़ा है ना? कहाँ थे 2 दिन रे? हम छुट्टी दिए थे, दिमाग खराब है। कोई छुट्टी थे तो कहाँ थे 2 दिन? छुट्टी था। कोई छुट्टी सब मास मोबिलाइजेशन करते हैं। चलिए बेहतर है। लेट मी नो कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। ओके, हु कैन टेल मी व्हाट इज रेजिस्टेंस? एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में? रेजिस्टेंस, यस। It is the tendency of a conductor that resists the flow of electrons in a conductor. To resist the flow of electrons in a कंडक्टर। बोले तो टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, राइट। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? यस, ओम। फाइन है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस को हम जो है ग्राफिकल टर्म्स में कैसे आगे कर सकते हैं, राइट, है ना? ओके, हु कैन टेल मी व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्यों होता है? रेजिस्टेंस होता है ये बेटर है, लेकिन क्यों होता है ये कितनों को मालूम? यस, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, राइट। एक कंडक्टर में कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। ये सबको पता है? चलिए बहुत अच्छा। अब नाउ टेल मी कि इफ आई हैव गॉट अ वीआई ग्राफ, if I have got a VI graph, then what is the resistance in that particular graph? Resistance of a conductor in a VI graph is reciprocal of the slope of VI graph, right? Clear? And if it is an IV graph, then okay, simply अगर आप VI ग्राफ है आपका तो आप उसका स्लोप निकालिए, फिर उसका रेसिप्रोकल करिए, देन यू विल गेट द रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन अगर IV ग्राफ है तो आप सिंपली स्लोप निकाल दीजिए, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? इतनी ही बातें किए थे मेरे ख्याल से। ओके, क्लियर है ना? हु कैन टेल मी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाई I। V इज द, वाह, नींद में रे हैं? दांत यूं करके यूं बाहर निकाल देंगे। क्लियर? राइट। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत है तो वो आज बोल सकता है, ठीक है? कल से कुछ नहीं सुना जाएगा, बिकॉज आगे बढ़ जाएंगे। यस, एनीथिंग? फाइन? सिलवाओ ना, वो सब सिलवाते क्यों नहीं? गरीबे है का? 10 रुपये कम देना फी में, उसको सिलवाओ। ओके, इतनी बातें क्लियर है ना? चलिए बहुत बेहतरीन। तो हम आगे बढ़े। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है? किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो एक पर्टिकुलर टेंडेंसी है उसको रोकने की, तो वो जो रोकने की प्रॉपर्टी है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो रोकने की प्रॉपर्टी है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? ठीक है, समझ रहा है? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? टॉपिक क्लियर है? ओके, बहुत बेहतरीन। सो ठीक, सो फैक्टर्स upon which the resistance of a conductor depends। ये समझ आएंगे ना? R for रिशु बोलेगी of a conductor depends। क्लियर? ओके, रेजिस्टेंस का फील होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस इज द नेचुरल हिंड्रेंस, राइट? हिंड्रेंस, अब हिंड्रेंस मतलब रुकावट है ना? ये रुकावट है, ठीक? आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते,
या यूँ कहिए कि आप उसको जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये होना है, होना ही होना है, ठीक है। जैसे अब इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप जब भी चलें तो बिना फ्रिक्शनल फोर्स के आप चल नहीं पाएंगे। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है और आप मस्त एकदम चले जा रहे हो, नहीं, फिर चले नहीं जाओगे, ठीक है, चले ही जाओगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ, चलते बनिएगा फिर वैसे, समझे? फिर हम लोग सब चलेंगे इकट्ठे, है ना, आलू पटल खाने। उसके साथ क्या मिलता है? पूड़ी, पूड़ी और आलू पटल, ठीक है, ठीक है। पूड़ी उधर से मिलेगा, हम लोग चिकन ग्रेवी लेके जाएंगे का, तो आलू पटल के साथ पूड़ी क्या करे, आज नहीं खाना, ठीक ना। हमारा जो मोटिव है उसको हम चाहते हैं कि तुम मिल के पूरा करो अकेले, है ना। इनवाइट ऑल ऑफ अस इन योर वॉट एवर डैश पार्टी। क्या रे? कल शाम में सिंघाड़ा तो खाई थी तुम? कौन सिंघाड़ा खाई थी? नहीं खा। ओहो, खाती हुई व्रत रख रही। उसके बाद खा के व्रत रख रही है ये। चॉकलेट भी मैं आई। हाँ, बताओ। खाना नहीं खाया था रात। सही है। ऐसी लेडीज करवा चौथ का व्रत रखेगी ना, 4 दिन में मर जाएगा बेचारा, करवा चौथ से पहले वो निकल लेगा बेचारा, ठीक है। उसके पे जो सोच रहे होंगे क्या कर रहा है ये, हाउ डिड ही पास अवे, हैं? चलिए, सो फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है, फैक्टर्स जिनमें रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। फाइन, कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम आपको केवल बता सकते हैं, इसको हम आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बताएंगे उसको फील करवा सकते हैं। ये क्यों है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, और आपका सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, तो उतना लोड नहीं लेना है। यू जस्ट नो कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, बस। उसके अलावा भी जो जितनी चीज़ें ज़रूरत है वो आपको समझ में आ जाएगा, हम समझा देंगे आराम से, एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जस्ट 1 घंटा आपको दिल थाम के बैठना है, समझे कि नहीं? थामो। फाइन, हाँ, सांस रोक के बैठे रहिए, बीच बीच में लेते रहना, हाँ, इन्हें कि चलिए। सो नंबर 1, द फैक्टर अपॉन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। फाइन, सो द नंबर 1 फैक्टर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ पे बहुत बड़ा डिपेंडेंस है इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैन यू टेल मी कि किस तरीके से डिपेंड करेगा? डायरेक्टली, ओके, ये कह रही है डायरेक्टली। कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि मतलब रेजिस्टेंस तो मतलब कंडक्टर ना रेजिस्टेंस कंडक्टर को वैसे आता है ना, कंडक्टर अगर लंबा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वही कह रहे जाने मन, क्यों? बोले तो इसीलिए। यू आर टेलिंग मी, आपका नाम क्या है? यू सेड राहुल। आई सेड क्यों? बिकॉज मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम तो राहुल ही है ना, दैट्स व्हाई इट इज राहुल। ऐसा नहीं बकवास करना मेरे से, ठीक है। इसने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसके अनुसार ये बोल रही है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो हमको तो यही मीनिंग समझ में आता है, किसी और को कोई और मीनिंग पता है तो बताओ। यही मीनिंग है ना, ये कह रही है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, माने लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सवाल है क्यों? क्यों? देखो, हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है, ये जो बोल रही है हम पूछ रहे हैं क्या है, समझे कि नहीं? तो इसको बहुत बड़का विद्वान नहीं समझना है, ठीक ना। यार गजब सही बोल दी, इसका मतलब ये गलत बोल रही है ये भी नहीं हम बोल रहे हैं, है ना। बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसको आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, आई वांट टू नो दैट। यस, व्हाट डू थिंक? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हाउ मेनी ऑफ यू आर विद द डायरेक्ट प्रोपोर्शन? यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का। कितने लोग हैं? अकेली नरक जाएगी बता रहे हैं। एंड यू पीपल आर अगेंस्ट, बोले तो इनवर्स रिलेशन है। तो तुम लोग अपना नाम का गड्ढा खोद लो, फिर कूद जाइए कहीं पे।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा तो ज़्यादा वो टकराएगा, इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। Perfect. Thank you, darling. She has got the main basic key point that I wanted. Perfect. है ना? मेरे तरफ से 2 सिंगाड़ा, ठीक है? रिसु तू देगी इसको, तो भैया वो आपके तरफ से थोड़ी ना हुआ, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो थोड़ी देगी, इसको देगी 2 सिंगाड़ा तू, तो आप बोले मेरे तरफ से तो आप खिलाइए। तू हमको देना, ठीक? तू मेरे से ले लेना। तू नहीं ना बता पाई तो तू तुझे लेके आइयो फिर, ठीक ना? यहाँ से आगे जाके लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से सीधा जाएगी, फिर राइट, पैसा नहीं लाया, है पैसे थोड़ी लाया। तो फिर लेफ्ट लेके घर जाना, फिर उसके बाद आके राइट लेना। ओके, तो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सही बोल रही है लड़की, ठीक है? तो कम आरिक पता नहीं क्या, लेकिन सही है। अगर पकड़ के रखे हैं शुरुआत से तब मजेदार है, ठीक है? सो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई मीन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक एक रीजन भी हम आपको बताते चलेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है? इसको इतना लंबा लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेट अस अज्यूम कि कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एल को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सवाल है कि क्यों, कैसे, ठीक है? सपोज दैट, मान के चलिए कि अगर एक कंडक्टर ऐसा है, ठीक है? एक कंडक्टर ऐसा है और एक कंडक्टर ऐसा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी मूव करने हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी मूव करेगा, ठीक है? दोनों में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बट द फैक्ट ओवर हियर कि वो जितना मूव करेगा उतना ही कोलाइड करेगा, उतना ही कोलिजन होगा, और कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। समझे कि नहीं? तो जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा टकराएगा, जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सिंपल, समझे कि नहीं? और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये बात समझ लो, मतलब आप जितना जा नहीं रहे हो उससे ज्यादा तुमको रोक रहा है, तो फिर रुकना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो सबसे बेहतर जो कंडक्टर होगा वो कौन सा कंडक्टर ज्यादा बेहतर है, लंबा वाला तार या छोटा वाला तार? छोटा वाला तार। छोटे वाले वायर से इलेक्ट्रिक करंट जल्दी फ्लो करेगा, समझे कि नहीं? बजाय बड़े वाले के या लंबे वाले के। लंबे वाले में फ्लो करेगा लेकिन कम करेगा, छोटे वाले से तो कम ही करेगा। वाई? बिकॉज बड़े वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर रहा है, अच्छा तो क्या हुआ? तो कोलाइड ज्यादा करेगा, कोलिजन की वजह से ही तो रेजिस्टेंस हो रहा है। फाइन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन। सो मूविंग ऑन टू द नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। सेकंड भैया। हाँ वही बहरी, तुम लोग क्या सुनी? सेकंड, नंबर थर्ड। Okay, so the second one is the area of the cross section या the cross sectional area, ठीक है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? अब बताओ, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा, हम देखो ये सारी चीज आपको नहीं पता था, ठीक है? अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड यू द पॉइंट्स। आपको हम पॉइंट्स पूछते हैं कि बताओ किस किस पे डिपेंड करता है, ये आप अभी सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है? इसलिए हम पॉइंट बता दे रहे। यू जस्ट टेल मी, यू जस्ट लेट मी नो कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, समझ गए? इट विल टेल मी कि हाउ यू आर अप्रोचिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपका अप्रोच कैसा है मुझे ये पता चलेगा, ठीक है? सब है, जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसे लोड नहीं लेना है, ठीक है? हम उम्मीद ही यही कर रहे हैं कि तुमको नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? जो कर ले रहा बहुत अच्छा है, समझ रहा है? जो कर ले रहा है वो बहुत अच्छा है। अगर कर ले रहे हैं मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक चल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि चोर है तुम। दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है? फाइन, ओके ग्रेट। तो यदि आप चोर हैं फिर चुप रहिएगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक ना? ओके, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हम बता रहे हैं, ठीक? कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? क्या लगता है? इनवर्सली। ओके, एक है इनवर्स के साथ और बाकी लोग? कारण भी पूछेंगे अभी,
Directly. डायरेक्ट के साथ। ओके, दैट पर्सन इज विद द डायरेक्ट वन। यस, एनीबडी एल्स? तो कितने लोग ये हिप्पी के साथ हैं और कितने लोग वो लाल छड़ी के साथ हैं? तुम लोग ट्रेन का बोगी तो कम से कम बनेगी, अगर इंजन नहीं बन सकती तो है। कोई ना कोई इंजन तो धरना होगा जी, बताइए। यस, क्या लगता है? भैया वैसे थोड़ी बोल देंगे, ज्यादा बोल देंगे तो आप कारण भी पूछिएगा। हाँ, तो फिर हम बता नहीं पाएंगे। ये भी बात है। वैसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा? ज्यादा सही हम्म। डायरेक्टली। डायरेक्टली वाला, हाँ, मतलब नहीं पता उसके साथ जाएगी तो बोल रहे पीला काला टैक्सी बन गया बोल। भैया हमको नहीं पता। है नहीं पता। नहीं पता? अगला सिंगाड़ा तू देगी, बता रहे हैं। यस, मैं उनको भी डायरेक्ट नहीं लगा। डायरेक्टली मतलब उसके साथ। ओके, आप कुछ बोलेंगे कि हम स्किप कर दें? हाँ बोलिए। नहीं पता। वाह, प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। यस, नो? चलिए, बहुत बेहतरीन। सो लेट अस गो। आपके साथ ज़्यादा लोग हैं, आप बताएं आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, उसकी वजह से ज़्यादा कोलिशन होगा तो वो घटेगा। तो इन्वर्स ना होगा, इन्वर्स होगा। आप बताएं। हम यही सोचे थे कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन कम होगा, ज़्यादा होगा कोलिशन। कोलिजन कम होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा पास करेगा तो कोलिशन भी ज़्यादा होगा। शी हैज़ अ पॉइंट। यस, क्या लगता है? एकदम डिबेटेड टॉपिक है ये, है? वो भी मान मिला जुला के वो भी ठीक है बोल रही है। ठीक है कि अगर ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माने ज़्यादा मोशन, ज़्यादा कोलिजन, ज़्यादा रेजिस्टेंस। यस, हम बोल रहे हैं कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो ज्यादा जगह मिलेगा, तो वो लोग कम कोलिजन तुम किधर है, अपने तरफ की उसके तरफ? अपने तरफ ही। ओके, हाउ? बोले तो हाँ, क्या बोली? अगर चलिए एक बार और। हाँ, अगर मतलब एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो पास करेगा वो ज्यादा जगह मिलेगा, है ना? और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो जा सकते हैं। हाँ, तो वो उनको थोड़ा कंफ्यूजन है उनको। इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा जा सकते हैं। हाँ, उसमें वो कंफ्यूजन है। हम ये सोचे थे, हम ये बता रहे हैं, अच्छा, ये सोची ये थी। सोच के बोले थे। तो अब ये सुन के कैसा लग रहा है? ये वाला तुम जो बोली उस पर जो काउंटर तुमको मिला उसमें क्या लग रहा है? इसमें उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो उसके साथ जाएगी कि उनको यूनिवर्सली लग रहा है, यूनिवर्सली लग रहा है यूनिवर्सली लग रहा है, और डायरेक्टली भी लग रहा है। डायरेक्टली भी लग रहा है। चलिए, बहुत बेहतरीन। सो बड़े खेद के साथ हमको आपको बताना पड़ रहा है। समझ रहे हो? ये बताते हुए मुझे बहुत खेद है कि ये हिप्पी जो है वो गलत है। गंगा मैया ठीक है, है? क्लियर? हाँ, ऐसा बोलना चाहते थे। शी इज़ करेक्ट बाय द वे। ओके, सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये इनवर्स रिलेशन रखता है। ठीक है, उसके मन में शायद इसलिए ये डाउट आ गया है बिकॉज कि शी डू नॉट नो अबाउट द पार्टिकल और शी डू नॉट नो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम। एक एटम का कॉम्पोजिशन उसको पता नहीं है, मे बी। ठीक है, मे बी क्या वाकई में अभी पढ़े भी नहीं किया, उसको पढ़िए रही अभी। सो इसमें क्या है कि वी ऑल नो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो डाउट आया इसको भी नहीं पता है। ठीक है, केवल उसकी बात नहीं, इसको भी नहीं पता है। ठीक है, ये तुक्का मार ली केवल, ये पक्का है। या तो तुक्का मारिए या फिर ये पढ़ के आइए, या इसको स्कूल में आज पढ़ाया गया होगा। ये भी पॉसिबल है। अरे नहीं, हाँ, नहीं पढ़ाया, तो वही पहले पढ़ा दिया था ऑनलाइन क्लास में। हाँ देखी, तो हम क्लास में ना किए थे, हम पढ़ाया। फिर तुमको कैसे पता? क्लास नहीं की थी तो? क्लास नहीं किया, क्लास नहीं की थी तो तुमको कैसे पता कि ये वाला पढ़ाया? तुमको पता रहता है कि कब क्या पढ़ाई हो रहा है। ओ, ऐसा बता, इसके बाद क्या पढ़ाने वाले? नहीं पता।
तुमको ये पता है कब चैप्टर खत्म हो गया, कब क्या चैप्टर शुरू हुआ, उतना पता है। हाँ चलिए बेहतर है। ऑल्दो आइडिया इसको भी नहीं है, आई डोंट नो हाउ शी मैनेज्ड बट शी मैनेज्ड। एल्स इसको जो बीच में ये फंस गई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सवाल यहाँ पे डिबेटेड ये है, यदि आप मैटर के बारे में नहीं जानते हैं तो डिबेटेड यहाँ पर ये है कि जाहिर सी बात है, सपोज दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई भी वायर ले लीजिए तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा हो सकता है, समझे कि नहीं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा ही हो सकता है। अब समझिए कि आदमी बोल रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास हो सकते हैं। ज़्यादा पास होगा इसका मतलब है कि ज़्यादा कोलिजन बोले तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, ऐसा डाउट उसने क्रिएट कर दिया, राइट? इससे ये फंस गए बेचारी कि ज़्यादा जगह मिलेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, सही बात है, उसके हिसाब से ठीक है। बट यू डू नॉट नो, यू डिडंट अप्लाई दिस नॉलेज कि किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने रहने वाले हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, सी इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। अरे यार, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। सपोज दैट, मान के चलिए कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, सपोज दैट कि हमने जो है, कौन सा मेटल के बारे में तुम लोग अभी जानते होंगे, कौन सा मेटल जानते हो? हाँ बताओ तो, टॉपिक नंबर कॉपर का बोल बोल बोल। यस, एल्यूमिनियम। चलिए एल्यूमिनियम के बारे में जानते हैं। एल्यूमिनियम इज 13, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग? 13 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। 13 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसको चौड़ा कर देंगे तो 14-15 हो जाएगा। अरे बुढ़बा, 14-15 हो जाएगा, फिर तो मेटल बदल जाएगा, समझे कि नहीं? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहने वाले हैं, केवल उसको जगह ज़्यादा मिल गया। उन्हीं 13 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रूम मिला ट्रैवल करने के लिए। अगर ज़्यादा जगह मिला, मोशन उतना ही है, जगह केवल ज़्यादा मिल गया, उससे उसको कोलिजन कम हो जाएगा, समझे? कोलिजन कम हो जाएगा, और कोलिजन कम हो गया मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो गया, सीधी सी बात, समझे कि नहीं? अगर टकराएंगे कम तो रुकेंगे कम, बात खत्म। जैसे मान लीजिएगा, अभी मान लीजिए यहाँ पे एकदम पूरा 100 गो बच्चा बैठा हुआ है, 100 गो बच्चा बैठा हुआ है। अभी हम मान लो कि एक को केवल गेट खोलेंगे और बोलेंगे निकलो, धक्का मुक्की तो होबे करेगा, समझे कि नहीं? 2-3 को गेट खोल देंगे और बोलेंगे निकलो, धक्का मुक्की होगा लेकिन कम होगा। ये बात क्लियर, समझे कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? सो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड इनवर्सली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये इनवर्स रिलेशन रखता है, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप समझ सकते हो मोटा या पतला वायर से, ऐसा समझ लो, समझे? तो कौन से वायर में ज़्यादा अच्छा बिजली कंडक्शन होगा, पतले वाले वायर में या मोटे वाले वायर में? यस, मोटा वाला वायर में। ऐसा लगता नहीं है, ठीक है, ऐसा लगता नहीं है, सोचने से ऐसा लगता है अरे इतना मोटा वायर है, पता नहीं कितना इसका रेजिस्टेंस होगा, बड़ी रोकेगा, बट नहीं रोकेगा, समझे? ऐसा लगता है पतला वाला होगा सुई से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा उसका, समझे कि नहीं? इसलिए आप देखिएगा तो बड़े बड़े बिजली घरों से जो बिजली आती है उसके लिए 5 रुपये वाला तरवा कहन लगाता है, इतना मोटा मोटा केबल लगाता है वो लोग, काहे? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, कि जितना मोटा उसका वायर होगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो बिजली दूर तक वो लेकर जा सकता है, समझे? बिजली दूर तक लेके जाएगा। इट इज जस्ट दैट सिंपली ये समझो कि अगर यहाँ से मान लो कि तुमको चरही जाना है, ठीक है, यहाँ से चरही जाते हैं आप, तो पहले के ज़माने में, पहले वाला देखे थे, आज से करीब 10 साल पहले जाइएगा तो रास्ता इतना ख़राब था, ये वाला रोड इतना ख़राब था यहाँ वाला, ठीक है, इतने सारे गड्ढे पड़े हुए थे। यहाँ से चरही जाने में ऑलमोस्ट जो है वो 45 मिनट्स लग जाते थे यहाँ से चरही जाने में, समझे? सोचो अगर उसके बाद भी अगर रास्ते वैसे ही ख़राब रहते तो आप जो है वो इस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते, समझे कि नहीं? एकदम जाते जाते थक जाओ, है तेरे बहुत देर हो गया, यहीं रह जाते, बट नहीं जाएंगे। यही हाल बिजली का हो जाएगा। अभी एकदम मस्त, एकदम पूरा हाईवे टाइप का बना दिया, आदमी 10 मिनट में पहुंच जाता है, सुई 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 निकल लेता है। यह है आपका रेजिस्टेंस कम वाला वायर, समझे? अगर रेजिस्टेंस कम है तो लंबे समय तक जा पाएंगे, दूर तक जा पाओगे। वही 1 घंटा में जहाँ तुम चरही पहुंचे थे, हो सकता है 1 घंटा में तुम हजारीबाग चल जाओ, समझे? तो ज़्यादा दूर तुम ट्रैवल किए ना, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, गड्ढे कम है रास्ते में।
गड्ढा ज़्यादा रहेगा, खड़बड़ खुड़बुड़ ज़्यादा रहेगा, तो फिर ब्रेक व्रेक करते हुए जाना होगा ना, तो उसमें तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, एनर्जी लॉस होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना लॉस ऑफ एनर्जी होगा। बोले तो बिजली उतना कम दूर तक ट्रैवल करेगी। अगर आप चाहते हैं कि बिजली बहुत लंबी दूरी तक जाए तो फिर आपको उसको रेजिस्टेंस कम करके देना होगा, समझे कि नहीं। और ऐसा आप मोटे वायर से कर सकते हो, पतले वायर से नहीं, क्योंकि पतले वायर में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा और इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है, तो कोलिजन यहाँ ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ पे कम होगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? कर लेंगे, ठीक है, फाइन, ओके। इसी से मिलता जुलता आता है नंबर 3, द नेचर ऑफ द मटेरियल, द नेचर ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर, द नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर कैसा है? नेचर बोले तो कौन सा आपने कंडक्टर लिया है, क्या वो कॉपर है, क्या वो आयरन है, क्या वो एल्यूमिनियम है, समझ रहे हो? ये क्यों हो रहा है भाई? तो इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ओके। नेचर ऑफ द मटेरियल ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेल यू द नेचर ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर आप मटेरियल चेंज करिएगा, अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया। अभी हम जस्ट बोले थे ना, अभी तुम्हारे एग्जांपल से एल्यूमिनियम 13 था, अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 14 हो जाएगा, विच इज नॉट एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम नहीं है, समझे कि नहीं? अगर तुम इसमें से घटा दोगे, एक को घटा दोगे तो दैट इज नॉट एल्यूमिनियम, दैट इज मैग्नीशियम, समझे कि नहीं? क्योंकि आपने कम कर दिया, समझ आया? तो इसका मतलब यह है कि आप कितना इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उससे यह पता चलता है कि आपका कंडक्टर का क्या नेचर है, समझे कि नहीं? और अगर आपका नेचर बदल दोगे, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने बदल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदले मतलब कि आने जाने में जो मोशन हो रहा है उसमें कोलिजन और उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको आपने अफेक्ट करा दिया। अगर आपके कंडक्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा मोशन करेगा, मोशन क्या, जितने इलेक्ट्रॉन है सब मूव करेंगे, समझे? और अगर उतने मूव करेंगे तो फिर उतना ज़्यादा कोलिजन होगा और उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, समझे कि नहीं? यदि वही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो मोशन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो वो जो है कम करेंगे, समझ आ रहा है? मोशन तो उतना ही है, बस सिर्फ कोलिजन जो है वो कम हो जाएगा। कोलिजन कम हो गया, कंडक्शन उतना ही है, आई मीन जो ट्रैवल है, मोशन है वो उतना ही है, बस सिर्फ कोलिजन कम हो गया। कोलिजन कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, समझे कि नहीं? दिस इज हाउ इट इज सेड दैट कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर सबसे बेहतर कंडक्टर है, सिल्वर। वाई? बिकॉज कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टकराते नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उतने ही मूव कर रहे हैं, समझे कि नहीं? क्लियर? लेकिन सिल्वर अब बहुत बेहतर कंडक्टर है तो हम सिल्वर को हर जगह अपना वो घर का वायरिंग नहीं करा पाइएगा, समझे? इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत खर्चा हो जाएगा, समझ रहे हो? आदमी एक पैसा जुगाड़ करके ओकर बाद नाक वाला कान वाला पहनता है, और हम क्या बोल रहे हैं कि उसका वायरिंग करवा दो, सब जगह तार बिछा दो सिल्वर का, चांदी का। इज इट पॉसिबल? नहीं। सुनने में अच्छा लग रहा लेकिन समझे कि नहीं? हाँ, हम शादी ब्याह करेंगे ना तो हम देख लेंगे। सिल्वर में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? सिल्वर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिल्वर का देखिए, डोंट गेट सो मच डीप और डेप्थ इनटू दी मैटर, ठीक है? और भी चीज़ें हैं जिसको डिपेंड करेगा, ठीक ना? समझ में आ रहा है? और भी चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करेगा। ऑल्दो आप सिल्वर का आप देखिएगा तो Ag का चार्ज क्या होता है? 1+? मारेंगे ना? नहीं, Ag+ लगना। एक फाइट में सारा दिमाग घर याद बता दे रहे हैं, नहीं तो ठूस का आकर दिमाग नहीं हो रहा तुम्हारा। तो Ag का 1+ होता है, समझ गए? मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन कैपेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही तो है। अब तुम कहोगे कि ऐसा तो बहुत सारे हैं, इसीलिए बोले कि इसमें ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती मत करिए, समझाने लायक रहता तो हम बोल देते, ठीक है? इसलिए ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती मत करो। क्लियर? समझे कि नहीं? आई डोंट वांट टू टेक यू टू दोज मैटर्स जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शंस हो जाए, समझे? एक वो चीज़ समझ में आ रहा, फालतू का इसके चक्कर में और ज़्यादा डेविएट हो जाओगे, प्लीज़ लिव इट। फाइन, अभी जितना समझा रहे, जैसा समझा रहे समझ में आ रहा, हाँ उसी को लेकर पकड़िए, ठीक ना? कि अगर आप मटेरियल जैसा लोगे उसके अनुसार आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, समझ गए? आई कैन नॉट से ओवर हियर कि डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली, बिकॉज आई डोंट नो कि विच टाइप ऑफ मटेरियल यू विल टेक, ठीक है? उसके बाद नंबर 4 जिस पे ये डिपेंड करता है, दैट इज
टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है? के ठों ठों कर रहा रे, कह रे तू है? हाँ तो दोनों कर रहे करेंगे। तुम लोग दवाई पियो बता रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है? ठीक है, इसको कौन बताएगा बताओ? रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हम बोल रहे हैं, सही ये बोल रहे होंगे, है कि नहीं? कैसे डिपेंड करता है? अब बोलो, होशियारी रे हिप्पी, बोल अब। ये वाला क्लास में ये एब्सेंट थी, ये नहीं की थी ये वाला। यस, टेम्परेचर। डायरेक्टली। ओके डार्लिंग, कैसे? टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा। क्या है, कौन बोला तुमको ऐसा? गर्म हो जाए तो गर्म हो जाए तो वो बहुत स्पीड से ना चलने लगेगा। क्या बात कर रही? हाँ भैया, फिर उसकी वजह से तो कोलिजन कोलाइड ज़्यादा होगा, हाँ, उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। है वो ज़्यादा क्यों मूव करने लगेगा वैसे? गर्मी के कारण सब मूव। क्या है क्यों? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। एब्सेंट थी उस दिन, हम बता रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिकॉज कि जितना ज़्यादा आप गर्म कर दीजिएगा उसको, ठीक है, एक्चुअली मेटल के साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉन गर्म होगा। इलेक्ट्रॉन गर्म हो रहा है इन द सेंस कि इट इज़ गेनिंग मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगा। काइनेटिक एनर्जी जैसे ज़्यादा आएगा वो और ज़्यादा मूव करेगा, जितना ज़्यादा मूव किया उतना ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, डायरेक्ट रिलेशन रहा। समझिए, यदि आप उसको घटा दीजिएगा तो वो घट जाएगा। समझिए, माने आप कोई भी अगर बिजली का तार है, अगर उसमें से अगर बिजली पार हो रहा है, ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि वो बिजली का तार ठंडा रहे। समझे, क्योंकि गर्म हो जाएगा तो फिर कोलिजन ज़्यादा हो रहा है, मतलब समझे कि नहीं? देखो कभी एकदम तड़ाक से मोशन चालू हो जाएगा, कोई भी गरम तवा पे हाथ रख दो ऐसे करके पट से करके रैपिड मोशन होता है ऐसे में, समझे कि नहीं? हैं, कभी गलती से गरम तवा में बैठ जाइए, उसके बाद उतर के देखिए तब सब जगह छटपटाइएगा, काइनेटिक एनर्जी आता है। समझ गए? कोई दिक्कत? सो दीज आर द 4 फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। क्लियर? कौन कौन से चीज़ों पर डिपेंड करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर। क्लियर? कोई दिक्कत? लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर, टेम्परेचर। फाइन, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर, टेम्परेचर। हमको तो अभी समझ में आता टेम्परेचर वाला। हाँ, एब्सेंट थी है। नेटवर्क नहीं था ना उस दिन ऑनलाइन क्लास में, या मे भी पता नहीं की होगी, या शायद इजिप्ट गई, इटली गई होगी, इटालियन सैलून। तुम लोग गई कभी इटालियन सैलून में? ये लड़की जाती है, ये स्टूडेंट है मेरी, इटालियन सैलून में बाल कटवाती है। तुम लोग जाती कभी? नहीं, तुम लोग इटालियन सैलून नहीं देखी? नहीं, क्या होता है? अरे गजब लड़की। क्या बताया रे? तो हम बताए, सो गुड ऑफ मी। सी, ईंटा पे बैठा के नहीं काटता इटालियन सैलून। कोपड़िया गुरा रहा। देखिए टेम्परेचर, आपने क्लास 9 पढ़ाई की है कि घूस दे के पास हुई? पढ़े? ओके, देयर वाज मैटर में हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो उसका सेंट दूर तक जाता है। कैसे? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है गर्म करने पे, तो जो चीज़ें पक रही होती है वो गर्म हो रहा होता है, उसमें उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, मैंने और ज़्यादा मोशन करेगा वो। समझो कि नहीं? अगर बत्ती हम वहाँ जलाएंगे यहाँ तक सुंघाई देगा, है ना, हम उसको सूंघ पाएंगे, लेकिन आइसक्रीम वो घर पे रखा है तो सुंघा दे नहीं, क्या है उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं। सेम चीज़ कोई भी कंडक्टर आप उसको गर्म कर दीजिएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझो, एक तो ऑलरेडी मूव कर रहा था, ऊपर से उसको गर्म करके और तुम मोशन में कर दिए, समझे, और ज़्यादा मोशन में किए माने और ज़्यादा टकराएगा वो, और ज़्यादा टकराया माने रेजिस्टेंस और ज़्यादा हुआ। ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा गर्म कर दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं? फाइन, चलिए
मुकेश सलून जाया कर, छाप ले प्लीज। ओके, क्लियर है इतनी बातें हैं? द फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, राइट। क्या क्या है आइए एक बार और जरा देख लें। क्या है पहला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट, था कि नहीं। नंबर 2 क्या था, नंबर 2 इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नंबर 3 वाज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड नंबर 4 रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सपोज दैट मान के चलो कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑल्सो, नेचर और टेम्परेचर इसमें थोड़ा सा ये है। मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन टेम्परेचर बहुत दे दिए, तो क्या ही हो गया उसमें, कितना कोलाइड करेगा ना, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं इसको रहने देते हैं, ठीक, फाइन। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो तो कंबाइनिंग 1 and 2 we can write over here कि resistance is directly proportional to the length of the conductor upon area। दोनों के बजाय, 2 के बजाय 1 कर लिए, इनका कोई रिलेशन ही नहीं मालूम, रहने दो हटाओ, ठीक है, जिनका मालूम है उन पे चलते हैं, है ना, फाइन, कोई दिक्कत। R is directly proportional to length and inversely proportional to area, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, कि कोई दिक्कत नहीं ना। Okay, now as you all know I do not like this, क्या है नहीं ये क्या पूछ रहे हो? क्या है ये, क्या रे, नहीं पता। क्या रे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, क्या रे, नहीं पता। तुमको भी नहीं पता? तुम लोग सब ये लोग क्या बोलते हैं, दिवाली वाली अभी आ रहा ना, दिवाली आ रहा है ना, सबको मिलेगा कुछ ना कुछ पैसा, 10 रुपये तो एटलीस्ट मिलेगा ही, है कि नहीं। यहाँ रोशन का दुकान है, हाँ, वहाँ वो बढ़िया क्वालिटी वाला रैट किल रखता है, तुम लोग उसको खरीदो, ठीक, और ख़रीद के घंटा घंटा उसको चाटो, हाँ, उसको घंटा घंटा चाटिए और मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। बताने के लिए रहेंगे ही नहीं तो क्या बात कर रही, घंटा घंटा चाटना, क्या जी, है कि नहीं, क्या ये तुम 2 ठो लेना, दोनों को है ऐसे करके चाटना तुम दोनों। क्या रे, सिंबल है। सिंबल है, वाह, क्या रे, छठ में भी जाइएगा, अगर मान लीजिए कि इससे अगर बच जाते हैं रैट किल से, हो सकता है कि रैट किल से ज़्यादा जहर तुम्हारे मन में हो, बच भी सकते हो। छठ में जगह जगह जाओगे तुम लोग, नदी किनारे, इधर किनारे उधर किनारे, है ना। यू कॉल मी रीचिंग ओवर देयर, जब आप वहाँ पहुँच जाएँ तो जस्ट कॉल मी, आई विल टेल यू द डीपेस्ट पॉइंट, हैं, अपने से ज़्यादा भारी वाला को पत्थर कमर में बांधिए और बस छलांग लगा दीजिए वहाँ से, ठीक है, बाकी पत्थर अपना काम कर लेगा। खैर, सो आई डू नॉट लाइक दिस पर्टिकुलर सिंबल, ठीक है, नाम बताइएगा हमको ये क्या है, ठीक ना, खोज के, ठीक। सो आई विल पुट एन इक्वल टू साइन ओवर है, इसके जगह पे हम एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है, और जैसे ही हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे आई विल हैव टू ऐड अ कांस्टेंट ओवर हियर, समझे कि नहीं। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लगाएंगे दैट इज L अपॉन A इनटू दिस थिंग, ठीक है। दिस पर्टिकुलर सिंबल इज नोन एज रो, क्या कहते हैं, रो, RHO, रो, रहो नहीं, ठीक है। आजकल का मैसेजिंग लोग जैसे पढ़ते, रहो, ये रहो नहीं है, रो, क्या है, रो,
समझ गए? कुल मिला के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, लिख सकते हैं कि नहीं? रो L अपॉन A। बात यहाँ ये है कि ये रो है क्या? ये रो है, यहाँ पर क्या है? क्या है ये रो? ठीक है, सो दिस रो ओवर हेयर, यहाँ पे ये जो रो है इट इज रेड एज रो, लेकिन ये है क्या? तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या आप इसको आसान भाषा में रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी। तुम लोग धीरे क्यों नहीं बोल रहे हो जी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डोंट वरी, आई विल टेल यू क्या है, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो PIG साहब जैसा मुंह मत बनाओ, आई विल टेल यू। है, देखिए कितना बड़ा उपाधि मिला तुम लोगों को। थोड़ी जानती नहीं कुछ ये बकलोल। So this rho is known as specific resistance. Specific resistance. क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? अच्छा यहाँ पर देखिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ पर शैल आई राइट इट ओवर हियर, केवल रो अगर मुझे लिखना है तो R इंटू A डिवाइडेड बाई L लिख सकते हैं। सो रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि नहीं बोल सकते हैं? यदि नहीं बोल सकते हैं तो मुझे बताएं। नहीं बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं तो फिर नहीं बोलेंगे। करे क्या जबरदस्ती हम यदि कराना है? फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे आइए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अब समझो, इफ A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें, बोले तो यूनिट है ना, और लेंथ, एंड लेंथ इज ऑल्सो 1 मीटर, लेंथ इज ऑल्सो 1 मीटर। अगर इसका भी लेंथ हम 1 मीटर रख दें, ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यहाँ से आएगा कि रो इज इक्वल्स टू R इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर। क्या आएगा? क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते 1 मीटर ये तो बराबर है, सो रो इज इक्वल्स टू R? क्या ऐसा नहीं बोल सकेंगे? बोल सकेंगे कि नहीं? तो ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कब रेजिस्टेंस है? ये वो वाला रेजिस्टेंस है जब हम A का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ का वैल्यू 1 मीटर रख लें। बोले तो अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यूनिटी रखा और लेंथ भी यूनिटी रखा, तो मेरा है कि नहीं? अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला तार ले लें, कितना लंबा? तो भैया 1 मीटर लंबा, समझ रहा है? अगर 1 मीटर लंबा ले ले और उसकी मोटाई कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, तो उसमें भी तो रेजिस्टेंस काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है क्या? तार तो वो भी है भाई, तो रेजिस्टेंस काम कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये वही रेजिस्टेंस है, समझ रहा है? इसी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक बार और ध्यान से, वंस मोर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो बक बक डिस्टर्ब कर रही खाली। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि एक कंडक्टर में काम कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट कि द कंडक्टर इज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 1 मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, 1 मीटर लंबा तार लीजिए और उसकी मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का रखिए, तो वैसे कंडीशन में जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टिविटी। समझ आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अगर ए का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर रख दें और एल का वैल्यू भी 1 मीटर रख दें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखिए और लेंथ आप 1 मीटर रखिए, तब भी जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, काम कर रहा होगा रेजिस्टेंस कि नहीं भाई? 1 मीटर लंबा तार ले लोगे तो उसमें रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। उसमें केवल एक चीज़ और इंश्योर करिए कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बोले तो ये मोटा वाला है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी 1 मीटर स्क्वायर रहे। अगर दैट इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर है और आपने लेंथ भी 1 मीटर का रखा है, तब भी उसमें रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो जितना रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर? समझ आ रहा है? बुझा रहा है? द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज वर्किंग इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड ऑफ लेंथ 1 मीटर, दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टिविटी। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ज़्यादा? नहीं कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड है? मतलब इसी केस में इसको बोलेंगे। इसी केस में बोलेंगे क्या मतलब? मतलब ये बोल रहे कि अगर एरिया जब 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे तभी बोल रहे। हाँ, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है, इसीलिए ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आपको आप कितना भी लंबा आप ले लीजिए, वायर आप कितना भी लंबा ले लो, ठीक है, आप उसमें से उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यदि हम बोलेंगे कि अरे इस तार का रेजिस्टिविटी निकाल के बताओ, ठीक है, इफ आई आस्क, बहुत समझो, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, यू विल गेट कन्फ्यूज। यहाँ कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं, हम बार बार बता देंगे, ठीक है, पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं। आप 20 मीटर लंबा लेकर तार लेकर आ गए, ठीक है, 20 मीटर लंबा तार लेकर आ गए, ठीक है, और इतना मोटा तार लेकर आ गए, ठीक। हमने कहा कि इसका रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है, तो जो फॉर्मूला था R = V/I, उससे आप पूरा तार का रेजिस्टेंस निकाल दिए। हमने कहा कि रेजिस्टिविटी निकाल दो, रेजिस्टिविटी निकाल दो, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना होगा कि 20 मीटर लंबा वायर है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस 20 मीटर लंबे तार को 1 मीटर में काटिए, बोले तो उस 20 मीटर में से 1 मीटर लेकर आइए, 1 मीटर लाओ काट के, 1 मीटर लाए, 19 मीटर फेंक दो, हमको कोई मतलब नहीं, 1 मीटर लेकर आओ, 1 मीटर लाओ, उसके बाद देखे सारा बड़ी मोटा है रे, ठीक है, तो आप उतना ही लगाइए जितना में ये 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो कवर हो जाए। बोले तो बहुत मोटा नहीं लेना है, उसी तार को फिर तुमको छील के, उसी तार को फिर तुमको छील के और उसके बाद उसको पतला करना होगा। कितना पतला? 1 मीटर स्क्वायर के बराबर आई सेट चाहिए। समझ रहा है कि नहीं? 1 मीटर स्क्वायर के बराबर आप इसको पतला करिए। बहुत मोटा लाए हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कितना मोटा लाए उससे फर्क नहीं पड़ रहा, समझ आ रहा है? आप उसको 1 मीटर स्क्वायर का मोटाई के बराबर आप करिए। समझ? क्या क्या करना है? 20 मीटर लाए, 20 में से 19 फेंक दीजिए, 1 मीटर लाइए, ठीक। और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो 25 मीटर स्क्वायर का था, उतना मुझे नहीं चाहिए, 24 स्क्वायर मीटर फिर काट के फेंकिए। 1 मीटर स्क्वायर का ही मोटापा होना चाहिए, तब भी उसमें रेजिस्टेंस काम कर रहा है। हाँ, उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। समझ में आया? नहीं ना? नहीं आया समझ? नहीं, यस। तो मैं उसको क्यों काटेंगे और 20 मीटर भी ऐसे लग के आया? क्योंकि हमने आपको रेजिस्टिविटी निकालने के लिए कहा। अगर वो उससे निकालेंगे तो क्या होगा? किससे निकालेंगे तो क्या? 20 मीटर रेजिस्टेंस नहीं देगा। कैसे निकालिएगा? मतलब यही फॉर्मूला, कैसे? यहाँ 1 मीटर लिया वहाँ वो ले लें, हाँ, जहाँ पे यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है वहाँ पर जो आप बोले कि उसका क्रॉस सेक्शन के एरिया 25 मीटर है वो ले लेंगे। तो आप यहाँ 25 ले लीजिएगा, फिर उससे नहीं निकलेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है, प्रिसाइज रहना है, समझे कि नहीं? इससे रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ और भी चीज़ें पता चलती हैं। वो ये कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विल रिमेन सेम थ्रू आउट, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वो वैरी कर जाएगा विद द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तार लंबा कर दोगे तो रेजिस्टेंस घट बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी उतना ही रहेगा। चाहे आप तार को 2 मीटर लो,
3 मीटर लो, 4 मीटर लो, 5 मीटर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? रेजिस्टिविटी तुम जब भी निकालोगे तो एक के मीटर पे ना बात करोगे, तो वो कभी चेंज नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज फॉर एनी लेंथ ऑफ कंडक्टर। चाहे मोटा तार ले लो, पतला तार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप जब भी करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर लेना होगा तुमको। 20 मीटर ले लो, 50 मीटर ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक के मीटर पे तुमको बात करना है। सिंपली अगर हम ये बात करें कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मोटापा है वो, और 1 मीटर लंबा आप वायर ले लीजिए, उसमें कितना रेजिस्टेंस काम कर रहा है, उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बस सिंपल, समझे कि नहीं? रेजिस्टिविटी नहीं हो रहा है? इमेजिन हो गया? बताइए फिर। मतलब कि कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और उसका लेंथ 1 मीटर होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक। अगर उसको फिर हम लोग निकालेंगे तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। Born and brought up in Uganda. देखिए, वायर, सपोज दैट कि वायर जो है बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा वायर ले लिया, ठीक है, बहुत लंबा ले लिया। रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इस वायर के दोनों एंड्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसको डिवाइड करिएगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, दैट इज इनफ। ठीक, तो आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। समझ कि नहीं? क्लियर? रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन यदि हम बोले कि रेजिस्टिविटी निकाल दीजिए तो इतना लंबा आपको नहीं लेना। आपको क्या करना होगा कि आपको 1 मीटर लेना होगा। सपोज दैट कि 1 मीटर इतना ही हुआ, 1 मीटर इतना हुआ, सपोज, समझे, इतना हुआ, तो ये बाकी जो लटके हुए हैं इसको आपको फेंक देना होगा। समझे? यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस काम कर रहा है 1 मीटर में। ठीक है, एक चीज़ और कि आपको इसका मोटापा देखना है कि ये मोटा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है कि नहीं। 1 मीटर लंबा चाहिए और 1 मीटर स्क्वायर का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसीलिए हम बहुत बारीकी से जब हम शुरू करते हैं उस समय क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत समझाते हैं हम कि क्रॉस सेक्शनल एरिया समझिए क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस रीजन, ये वाला रीजन है, ये वाला जो आपको पार करना है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका जो ये क्या है, मोटापा ही तो है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा देंगे तो देखो मार्कर का मोटापा बढ़ जाएगा, हो रहा है कि नहीं? तो 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन वाला 1 मीटर स्क्वायर का, उसमें जितना रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। बस सिंपल, समझ में आया? नहीं है, अभी भी नहीं आया? 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 रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्लियर है? प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाना, हम बता रहे हैं। तो अभी हूँ कर लोगे, ये सोच के मत बोलो कि अभी भर खाली झेलना है, कल से तो फिर दूसरा टॉपिक शुरू होगा। कनेक्शंस मिलते जाएंगे, फिर आपको फिर गड़बड़ हो जाएगा। यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आई नो कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यस, कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ गया? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्लियर है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्लियर नहीं है? रेजिस्टेंस क्लियर नहीं है? रेजिस्टिविटी क्लियर नहीं? अरे यार क्या क्लियर नहीं है, बताएगी तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। फिर से अभी जो बताए वो वही आप अभी जो बताएं, मतलब वो रेजिस्टिविटी बताएं। तो रेजिस्टिविटी क्लियर नहीं है? रेजिस्टिविटी देखिए, सिंपल सी भाषा में हम केवल इतना ही बोल पाएंगे कि आप 1 मीटर लंबा तार लाइए और उसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर की ही रखिए। तो 1 मीटर लंबे तार में जिसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है उसमें भी रेजिस्टेंस काम कर ही रहा है, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। बस the amount of resistance which is working or the amount of resistance which is acting in a wire of unit length having a unit cross sectional area, समझा ना कि नहीं? that is only known as specific resistance और resistivity। क्लियर है?
क्लियर है? कोई दिक्कत? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइन? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? सोच लो, नहीं ना दिक्कत है? पक्का आगे बढ़े? चलिए ठीक, सो विल मूव ऑन फर्दर देन, इसको छाप लेंगे। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत नहीं? श्योर है? रेजिस्टेंस क्लियर है? रेजिस्टिविटी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, आइए यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमने जाना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, राइट? कोई दिक्कत? आइए जरा इसका एसआई यूनिट हम जानते हैं। एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम इनटू ये एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इज मीटर इंटू मीटर अपॉन लेंथ का मीटर, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, क्या बचा? ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, लेकिन रेजिस्टेंस का ओम, ठीक? हाँ, ये डिफरेंस है इसमें, समझ गए? सो ऐसा यूनिट फॉर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत कि नहीं? समझ गए? काफ़ी बार जो है वो इसका सेंटीमीटर्स में भी होता है, तो ओम सेंटीमीटर कर देंगे अगर वो सेंटीमीटर वाले मिल जाता। CGS यूनिट कहते हैं इसको, खैर मटिया। दिस वन इज बेस्ट वन, ये ज़्यादा बेटर है। ओम मीटर, ओम पर मीटर नहीं है, ये ध्यान देखिएगा, ओम पर मीटर नहीं है, ओम मीटर है। क्लियर कि नहीं? समझ गए? ओम मीटर, फाइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? रेजिस्टिविटी नहीं ना? नहीं ना? नहीं? ओके, ग्रेट। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द फैक्टर्स अपॉन विच दिस रेजिस्टिविटी विल डिपेंड। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है वो कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, क्या लगता है, क्या क्या होगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या इस पे डिपेंड करेगा? नहीं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं। क्योंकि आप कितना लंबा ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए 1 मीटर ही लंबा लेना होगा, समझ गए? तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ऑल्दो आप फॉर्मूला में देखिएगा तो आपका है, एरिया भी है, लेंथ भी है, तो आपको लगेगा कि नहीं हमको जो है वो पूरा इसको डिपेंड कराना है, ये करेगा, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग। फाइन? कोई दिक्कत नहीं ना? तो फिर कौन सी पे डिपेंड करेगा? कहाँ लिखे फिर? टेम्परेचर पे। चलिए आइए लिखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे हाउ? जी परफेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? उसमें मोशन बढ़ेगा, और मोशन बढ़ेगा तो आर बढ़ गया, आर बढ़ा तो फिर ये भी बढ़ जाएगा, समझे? दिस इज हाउ। क्लियर? एंड द सेकेंड थिंग अपॉन विच इट डिपेंड्स इज नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर है कि नहीं? इसमें भी डिपेंड करेगा, बिकॉज नेचर ऑफ द मटेरियल विल डिसाइड कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अनुसार रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और उसके अनुसार फिर ये हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर का डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। डायमेंशन बोले तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। समझ रहा है कि नहीं? यहाँ पे नोट लिख लेंगे, नोट कि रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के डायमेंशंस पे ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के डायमेंशंस पे ये डिपेंड करता है, समझे? अगर ये स्टेटमेंट क्या आपको समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो वी कैन कंक्लूड ओवर हियर कि अगर कोई एक मटेरियल, आपने एक कंडक्टर लिया, ठीक है,
अगर आपने एक कंडक्टर लिया, अगर आप उसका शेप और साइज बदल दीजिएगा ना तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, समझ आ रहा है? लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगा। रेजिस्टिविटी बदलने के लिए यू विल हैव टू चेंज द मटेरियल, मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। माने अगर तुमने लोहा का कुछ बनाया था तो इस बार एल्यूमिनियम का बनाओ, सिल्वर का बनाओ, तब रेजिस्टिविटी बदलेगा, ऐसे नहीं। चांदी का ही, जैसे मान लो सिल्वर ले लिए, सिल्वर का एगो इतना बड़का ढांचा बना लिए, एगो इतना बड़का बनाए, एगो इतना बड़का बनाए, एगो इतना बड़का बना लिए, समझे? तो सिल्वर है, सारे के सारे आपने सिल्वर से ही बनाया है, ठीक है, सब सिल्वर से बनाए, सब सिल्वर से बनाए, समझ गए? तो सिल्वर से बनाए हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसमें वेरी कर सकता है, रेजिस्टिविटी नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी वो सिर्फ और टेम्परेचर और नेचर पर डिपेंड किया था। तो नेचर तो आपने सबका एजी रख लिया और टेम्परेचर सबका सेम रखोगे तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी, समझे कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? क्लियर? स्टेटमेंट पूरा करिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, समझ रहे हो? या ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, ऑब्जेक्ट्स of different shapes and sizes of the same material have got dash resistance, different resistance, fine? समझ आया कि नहीं? समझ आ रहा है? ओके, अब सुनिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव डैश रेजिस्टिविटी, सेम रेजिस्टिविटी। डिफरेंट मटेरियल बोले? हाँ, तो ये सुनना था। क्लियर है? इसको नोट में लिख लीजिएगा, समझ गए? हमारे पास जगह है कम, बुझाया? मतलब मिटवा के लिख सकते हैं, लेकिन रिफिल भी नाम है ना। हाँ, क्लियर है? समझ गए कि नहीं? सीधे साधे शब्दों में ये बोल रहे हैं कि यदि हम अलग अलग शेप और साइज का सेम मटेरियल का अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सेम मटेरियल से अलग अलग शेप साइज का ऑब्जेक्ट बनाइए, तो उसका रेजिस्टेंस केवल वैरी करेगा, समझाया? रेजिस्टिविटी नहीं, समझाया? लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप और साइज का बनाए और मटेरियल भी अलग अलग कर दिए तो फिर रेजिस्टिविटी भी अलग अलग हो जाएगा, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर आप मटेरियल सेम रखिएगा तो केवल रेजिस्टेंस चेंज करेगा, रेजिस्टिविटी नहीं। चाहे आप किसको कितना बढ़ा दीजिए, चाहे कितना भी आप छोटा बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? रेजिस्टेंस चेंज करेगा, रेजिस्टिविटी नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन है क्या? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, तो फिर इसको हम लोग बहुत बेहतरीन छापिए। ओके, सो रेजिस्टेंस क्लियर, रेजिस्टिविटी क्लियर है? कुछ बेसिक उसमें फैक्ट्स थे क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, इन्हीं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के एप्लीकेशंस जो है वो आपको कई जगह पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्लियर हो रहा है ना कि नहीं? हाँ, तो सर्टेन एप्लीकेशंस आर देयर, कुछ एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसमें आपको रीजंस वाले में वो लोग पूछ सकता है, ठीक है, कि वाई दिस इज, टेल मी, ऐसा क्यों होता है, ठीक है? जैसे यू माइट हैव सीन कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट देखो, बल्ब जो होता है, बल्ब जो है वो कुछ इस प्रकार का बल्ब होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है और एक तार इतना ऐसा लगा होता है, बल्ब वाला होता है ना, तो ये फिलामेंट बोलता है, फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है? ठीक, तो फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो जनरली जो होता है टंगस्टन मेटल से बनाया जाता है, ठीक है? टंगस्टन एक मेटल है, इसको टंगस्टन बोलते हैं, तो टंगस्टन से बनाया जाता है। यू नो व्हाई? यस, आए रेजिस्टेंस कम होगा, ओके, हाँ, यस, सस्ता होगा। देखिए, टंगस्टन मेटल से इसलिए बनाया जाता है बिकॉज कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो होना यह है कि ये बिजली का कंडक्शन कुछ इस प्रकार से रोकेगा कि इट विल हीट अप, इट विल हीट अप एंड इट विल हीट अप सो मच कि ये ग्लो करेगा, बर्न नहीं करेगा, इट विल ग्लो,
इसीलिए बल्ब में ये वाला यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिजली को रोके, उससे गर्म होके ये उजाला करे, जले नहीं, जलता नहीं है। कोई चीज़ हो ना जैसे तुमको गर्म कर देगा तो जलेगा, लेकिन ये जलेगा नहीं, ठीक है। इट विल गिव यू अ ब्राइट लाइट, समझे। सेम थिंग इज अप्लाइड इन योर इलेक्ट्रिकल हीटर्स। जो घर में जो हीटर यूज़ करते हैं ताव मारता है ना जी, जलता है, लेकिन वो क्या जल के राख हो जाता है? वो नहीं, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, समझे। इनका और तो और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत 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 ऊपर होता है। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो एक वो पॉइंट जहाँ से वो पिघलना शुरू हो जाए, समझे। बहुत ऊंचा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा, समझे। उतना दूर तक हम लोग पहुँचा नहीं पाते हैं, इसीलिए तो नहीं पिघलता है। नहीं तो स्विच करती है इतना बक से एकदम पिघल जाता है, ले फिर वो जलता ही नहीं, समझे। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, समझे कि नहीं। तो इसमें लिखा जा सकता है कि टंगस्टन मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब as well as in the electrical heaters as well. इलेक्ट्रिकल हीटर्स में इसमें जो है वो कुछ और भी यूज़ करते हैं, तो लेट अस नॉट राइट इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इसी को रहने दीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए है बिकॉज कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर, फाइन। दूसरा यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के बोल देगा वाई, ठीक है, एक्सप्लेन, फिर आपको बोलना होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ओके, आप देखिएगा कि द कनेक्टिंग वायर्स इज जनरली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स। जनरली जो घर में आप तार वार देखिएगा वो ज़्यादातर आप कॉपर या एल्यूमिनियम का ही देखिएगा। वाई? रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस इनमें कम होगा। रेजिस्टेंस इनमें कम है मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा है माने चीज़ें आपकी सही ढंग से चलेंगी, ठीक है। ऑल्दो सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, लेकिन सिल्वर का आप वायरिंग नहीं करवा सकते घर में, इतना रईस तुम लोग नए हैं, समझे कि नहीं, वो केवल हम करवा सकते हैं। हाँ, ऐसा हमको सोचना चाहिए। और तुम लोग हंसो करे है कि नहीं। और एक को गंगा करा सकती है, बस गंगा पास भी बहुत पैसा है, समझी। कल 2 सिंघाड़ा और 2 आलू चॉप खिलाई थी हमको, और साथ ही साथ स्प्राइट भी। तुम लोग लाज नहीं लगता तुम लोगों को? तुम्हारा 2 सिंघाड़ा है और तुम्हारा भी 2 गोर है, कैसे नहीं? अभी बता पाई थी, बोला सिखा रही बड़ा। फाइन, क्लियर है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर की वायरिंग नहीं कराई जा सकती, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चा हो जाएगा, समझे। जितना हम घर बनेगा उतना हम तुम खाली वायरिंग करवा लोगे, बहुत खर्चा है, समझे। क्लियर, ओके। कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम में से ज़्यादातर आपको कॉपर का मिलेगा, क्योंकि कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर दोनों में से, ठीक। हर टाइम अंग्रेजी ने झाड़ा कर बता दे रहे। नंबर 3, नाइक्रोम इज एन एलॉय, ठीक है, समझ गए। निकल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है नाइक्रोम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स कह लीजिए, गीजर्स कह लीजिए। गीजर समझते हो हैं? गीजर्स, इमर्शन रॉड समझते हो हैं? नहीं, अंग्रेजी झाड़े के लिए। वाटर हीटर इमर्शन रॉड, इलेक्ट्रिकल आयरन्स,
प्रेस। इसमें जो है वो नाइक्रोम मेटल यूज़ किया जाता है, नाइक्रोम का एलॉय यूज़ किया जाता है। यू नो वाई? वाई? रेजिस्टेंस कम है। ज़्यादा आ रहा है घोंची, रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी भी इसकी ज़्यादा होती है। हाँ, उसकी वजह से गर्म होगा, समझे? क्लियर? और इतना ज़्यादा है कि आप उसको उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप करवाते जाइएगा, बिजली दीजिएगा, उतना ज़्यादा वो गर्म होगा। इसलिए तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं वाटर हीटर के फॉर्म में, समझे? दिस इज द थिंग ओवर है। क्लियर? तो आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ ज़्यादा सीन है, लोड नहीं लेना है। क्लियर? कोई दिक्कत? रेजिस्टिविटी क्लियर, रेजिस्टेंस क्लियर, सबको मालूम है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ठीक है, एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लें हम लोग कितना फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, चलो आ जाओ। हम लोग क्या पढ़े? Q इज इक्वल्स टू एनी, ये पढ़े हम लोग। वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? यस, 1.67 into 10 to the power minus 90 coulomb. फाइन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, I इज इक्वल्स टू Q बाई T, राइट? होता है कि नहीं? आई कैन ऑल्सो राइट इट बाई NE बाई T, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? V इज इक्वल्स टू W by T, नहीं W by Q. W बाई Q। हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? है? हाँ, चलिए, I इज इक्वल्स टू, अभी तो बताया भैया। क्या बताई? अच्छा, I वाला हो गया ना? अच्छा, Resistance del V. V इज इक्वल्स टू W बाई Q। फाइन, ओके। शैल आई ऑल्सो राइट कि V इज इक्वल्स टू IR? V इज इक्वल्स टू IR होगा कि नहीं? हो जाएगा ना? ओके, वेयर I इज द एंड R इज द रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? ओम। W का जूल। क्या है ये W? Q क्या है? चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर था, फाइन ना? चलिए, बहुत। V इज इक्वल्स टू IR, क्लियर? सो R इज इक्वल्स टू V बाई आई, ऐसा यूनिट ओम, क्लियर ना? ओके, एंड अगेन वी सॉ कि R को हम लिख सकते हैं, R कैन ऑल्सो बी रिटन एज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स में ऐसा भी लिख सकते हैं ना? ओके, सो हेयर यहाँ से हमको मिला रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू RA अपॉन L, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा ओम मीटर। ओम मीटर, क्लियर? कोई दिक्कत? अभी तक मेरे ख्याल से हमने इतनी चीज़ें हमने देख रखी है ना? देखें हम लोग, क्या बात कर रहे हो? सही में? चलिए, तो फिर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, है कि नहीं? जब इतना देख लिए सरकार तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, का है कि नहीं? फाइन, फाइन, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? बोर हो गए? अरे, एक घंटा में किसको? जो, चलिए इसको छाप लें। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस कर लें। आइए, कुछ क्वेश्चंस हम डिक्टेट कर रहे हैं। पेन लेना। क्या नहीं लाए हैं? तो यहाँ क्या हम लोग खेती बाड़ी करते हैं? हैं? तुम दी है हमको, ऐश करो। क्या करो? ऐश करो। फालतू की चीज़ें हम एंटरटेन नहीं करते। चलिए प्लीज़, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप डिक्टेट, हम डिक्टेट करें, तुम लोग लिखो। क्या हो गया है हमको? ये सब विनीता के साथ रह के ना मेरा सब चौपा हो गया, हम बता रहे हैं। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन युगांडा, यू नो। छी, ये लड़की इटली गई और कुछ नहीं सीखी। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट हम बोले ना ये सब रहे तो दूर बैठक ले मेरे से, ठीक है? देखिए, अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस $50 ohm 50 ohm
50 ohm, a heater of resistance 50 ohm is connected to, जल्दी जल्दी लिखो, is connected to 220 volt line, 220 volt line, 220 volt line, 220 volt line. How much current will this heater draw? How much current will this heater draw? How much current will this heater draw? चलिए पट से एकदम बना लीजिए, सीधा फॉर्मूला पर है, सीधा फॉर्मूला पे है. How much current will this heater draw? टिंग 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 टिंग. बन जाएगा. जल्दी चलिए. आया? चलिए क्या आंसर आया? 4.4 एम्पियर. एकदम परफेक्ट, एकदम सही है. ठीक है, एकदम तगड़ा. ठीक, सिंपली फॉर्मूला पर था, फॉर्मूला पे केवल पुट कर देना था, है कि नहीं? यही किए, कुछ और किए? चलिए ठीक. सो द नेक्स्ट वन, आगे लिखिए. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. Calculate the resistance of a conductor. Calculate the resistance of a conductor. If the current flowing through it. Calculate the resistance of a conductor. If the current flowing through it. If the current flowing through it is 0.2 ampere. 0.2 ampere. When the applied potential difference. When the applied potential difference is 0.8 volts. When the applied potential difference is 0.8 volts. 0.8 volts. 0.8 volts. चलिए पट से बनाइए एकदम, ये भी फॉर्मूला पर है, सीधा पटक दो बस. चलिए जल्दी बताइए. 0.4 आए? 0.4 ओम. हाँ नहीं 4 ओम. आंख नहीं फोड़ो, बनाओ. आंख फोड़ने से क्या होगा? जीवन बर्बाद है तुम्हारा. ओके, आया? कितना आया? 4 ओम. ठीक, 4 ओम. बोलिए. ओम 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 ओम. एकदम भूम भरा जाएगी. चलिए नेक्स्ट. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस. ठीक है, ये वाला नहीं, अभी आएगा वो. चलिए देखिए. वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस. वी हैव a copper wire of resistance. We have a copper wire of resistance R. R for Risu. Copper wire of resistance R. Full stop. This wire is pulled. This wire is pulled so that its length is doubled. Wow. This wire is pulled so that its length is doubled. Full stop. है उसके बाद find the new resistance of the wire in terms of its original resistance. वाह. Find the new resistance of the wire. Find the new resistance of the wire in terms of its original resistance. बहुत ही मज़ेदार, तगड़ा. I love this type of questions. In terms of original resistance. बन जाएगा? बन जाएगा ना? अरे एक नंबर तगड़ा बना. चलिए ठीक है, बना. हम समझ गए. आई टोल्ड यू ना, आई लव दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. यू नो व्हाई?
क्यों? इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सॉल्व नहीं करना पड़ता। हाँ, इसलिए। चलिए आइए देखते हैं किन लोगों के पास दिमाग है कि नहीं? ठीक ना? हाँ, आइए देखो, ओरिजिनल वायर, ठीक, ओरिजिनल वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है? आर। अच्छा, ये आर कैसे आया होगा? रो एल बाई ए करने से, रो एल बाई ए करने से, क्योंकि ये लेंथ से डिपेंड करवा रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला करना होगा। आर इक्वल टू वी बाई आई, तो काम करेगा ना इसमें, हैं? रो एल बाई ए, सही बात है कि नहीं? हाँ, चलिए बहुत बेहतरीन। ये इसका ओरिजिनल वाला है, समझे? अब यहाँ पे देखिए, सब समझो इसको एकदम बहुत अच्छे से समझो। मान लो कि आप रेजिस्टेंस जो है, सपोज दैट कि आपने वायर को जो है वो लंबा कर दिया। वायर को लंबा कैसे करोगे? खींच के, ऐसे करके, हैं? अब सोच के देखो, यदि आप वायर को लंबा करिएगा तो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस विल यू काउंटर? लेंथ बढ़ेगा और एरिया घटेगा। एरिया घटेगा जी। क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया। क्रॉस सेक्शन, तुम सोचो ना, आटा का तुम लोग ऐसे कर लियो गोला, ठीक है, उसको और लंबा कर दोगे तो मोटा तो कम ना हो जाएगा, पतला हो जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो अब आइए, अगर हम इसको चेंजेस के साथ अगर देखें, चेंजेस बोले तो आफ्टरवर्ड्स पूरा कब क्या करना है? नाउ एल इज 2L, नाउ एल डैश इज 2L, 2L हो गया। एरिया भी चेंज हुआ, एरिया भी तो चेंज हुआ। एरिया कितना चेंज हुआ? एरिया कितना चेंज हुआ? बोले तो ए डैश मेरा कितना है? यहाँ पे एरिया ए था, देखो यहाँ पे लेंथ जो है वो एल था और एरिया भी मेरा ए था, बोले ओरिजिनल वाला, ठीक है, था कि नहीं था ना? ए डैश कितना है? बिकॉज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो चेंज हुआ। इमेजिन हो रहा है ये सिचुएशन कि नहीं इमेजिन हो रहा? इमेजिन हो रहा है। तुम खुद को सोचो, देखो टॉम एंड जेरी वाला में जो उसको तीर देता है, पट से एकदम लंबा हो जाता है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, मेरा मेन मकसद है, यदि हम इसको निकाल लें, यदि हम इसको निकाल लें तो हम इसको पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि नया रेजिस्टेंस जो हुआ है दैट इज आर डैश, ठीक है। आर डैश इज रो एल डैश अपॉन ए डैश, है एल डैश अपॉन ए डैश। तो एल डैश तो हमको मिला हुआ है, ए डैश नहीं पता, एरिया मुझे नहीं मालूम नया वाला कितना हुआ एरिया, ये पता है कि पतला हुआ है, कितना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, एरिया आप ऐसे ही निकालने बैठिएगा तो ऐसे निकलेगा नहीं, ठीक है। भले एरिया बदल गया है लेकिन एक चीज अभी भी कांस्टेंट है, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर या वायर। वायर का वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। एक गोला ले लो आटा का, उसको गोल कर लो, शेप अलग हो गया, लेंथ उतना अलग हो गया, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। उसको खींच के कर लो, लंबा हो गया लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। थोड़ी लंबा कर दोगे तो 3-4 किलो का आटा का हो जाएगा, वो नहीं ना होगा। तो वॉल्यूम जो होता है हमको क्लियरली है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कि इट इज क्लियर दैट ऑन चेंजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर the volume still remains the same, volume still remains the same। अच्छा, तो ओरिजिनल केस में वॉल्यूम कैसे आएगा? ओरिजिनल वाले केस में किसी का भी वॉल्यूम कैसे आएगा? उसके एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट वॉल्यूम। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ए कितना होगा? ए विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय लेंथ, होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? वॉल्यूम तो उतना ही रहा, वॉल्यूम तो उतना ही है। इस केस में आइए, इस केस में अगर मुझे ए डैश निकालना है तो मुझे वी डैश अपॉन एल डैश करना होगा, एल डैश करना होगा। अब यहाँ पे जाने वाली बात यहाँ है कि वी डैश क्यों? वी तो सेम है, वी तो सेम है, दोनों में सेम ही रहेगा ना, तो यहाँ पे वी लिख देते हैं अपॉन एल डैश इज 2L, होगा। तो ए डैश कितना आया? v बाई 2L, ए डैश इज v बाई 2L आया है। आई पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। सो आर डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू एल डैश
अपॉन ए डैश, तो रो इंटू एल डैश इज 2L अपॉन ए डैश इज V बाय 2L। ये 2L ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है तो बोल लो, हम बता दे रहे हैं। यस, फ्रैक्शन में कोई कमज़ोर तो नहीं यहाँ? फ्रैक्शन में कमज़ोर है? हाँ चलिए, फ्रैक्शन में दिक्कत है ना किसी को? हाँ चलिए, बहुत अच्छा। इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो r डैश इज इक्वल्स टू ये 2L इंटू 2L हो जाएगा, दैट विल बी 4L स्क्वायर। सो इट इज रो इंटू 4L स्क्वायर अपॉन V। अच्छा यहाँ पे आइए तो सिमिलरली यही वाला, ठीक है, सिमिलरली अगर हम यही वाला कर लें तो इसमें आओ, R ओरिजिनल मेरा कितना आया यहाँ पे लिख देते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए कितना है, V बाई L, ये L फिर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो इट विल बी रो इंटू L स्क्वायर अपॉन V। सो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L स्क्वायर अपॉन V है कि नहीं? ये ओरिजिनल वाला है, हो रहा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये R डैश को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 इंटू रो L स्क्वायर अपॉन V, होगा कि नहीं होगा? अब जरा इसको देखो तो ये वाला गोल वाला पार्ट, ये गोल वाला पार्ट क्या R के बराबर नहीं है? है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि R डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल R। कौन कौन हाफ निकाला रे घोंची सब? कुछ नहीं निकालना। हाँ, नहीं भाई, हम डबल लग रहा था। कौन अभी हाफ निकाला? बोला हाफ हो जाएगा। क्योंकि हम फॉर्मूला उल्टा पुट कर दिए। वाओ, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए हैं आप, ऐसा लग रहा है। कोई कोई हड़बड़ी में भी है ना? फाइन, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा कमांड हासिल कर लीजिए, उसके बाद जो है वो इसका एक बहुत ज़बरदस्त एकदम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, समझ गए, जिसमें आपको इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, समझ गए। आई टेल यू द शॉर्टकट ट्रिक। पागल है कार है पहले ही वाला जानना होगा। मान लीजिए शॉर्टकट तरीका भुला गए तो ये तो काम करेगा ना जी? हाँ, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन। इसको भी हम लोग फिर से गजब।